अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर है। क्या मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर है? हेलो। क्या मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है? क्लियर है? डन। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों को आज थोड़ी सी ये हिकअप रहेगी कि मेरे पास आज चैट बॉक्स नहीं है सामने। मैं ये नहीं चेक कर सकता कि आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लिख के क्या पूछ रहे हैं। आप में से अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, तो कोई भी क्वेरी हो, आपने ना माइक को ऑन करके बोलना है। मतलब लाइक आपका माइक खुलेगा तभी मुझे समझ में आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आपका चैट बॉक्स नहीं आएगा मेरे पास। अच्छा। मैं कोशिश तो कर सकता हूँ चैट बॉक्स को रखने की, लेकिन होता ये यूजुअली कि मैं जब ऐसा करता हूँ तो शायद मैं ऐसा कर पाऊँ। मैंने चैट बॉक्स रखा तो है साइड में, लेकिन हाँ, अब आप मुझसे अगर कोई बंदा कोई चैट पे कोई मैसेज कर दे, सर जवाब दीजिए। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? चैट बॉक्स पे लिखिएगा, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? यस, चलें जी, परफेक्ट है सर। अब आपकी स्क्रीन आ गई मेरे पास, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने इस स्क्रीन को स्प्लिट किया है। चलें जी, अब स्टार्ट लेते हैं सर। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी सर? लास्ट क्लास में हमने बात की थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे हमने ये बात की थी सर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज अ टॉपिक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हमने ये बात की थी कि सर इस पे एक स्टैंडर्ड लगता है अकाउंटिंग का, जिसका नाम है IS 2, इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ये हमने एक बात की थी सर इसमें। और इन्वेंट्री उस चीज को भी कहते हैं जिसको आप ये कहते हैं कि आप उसको इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी आपके लिए इन्वेंट्री होता है। फिर हमने सर जब कल की क्लास की बात की तो हमने कहा तो सर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV। तो कॉस्ट की जब हमने बात की तो हमने कहा कॉस्ट किस चीज को कहते हैं? आप किसी भी चीज को खरीदें और आप उस चीज को खरीदें, उसके ऊपर कोई ऐसा एक्सपेंस करें जिसकी वजह से फिर वो बेची जा सके, तब उसकी कॉस्ट कंप्लीट होती है। मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, उसको मैं 10 लाख रुपए और खर्च करूंगा तो यहां मंगाऊंगा, 10 लाख रुपए और खर्च करूंगा तो उसकी कस्टम ड्यूटी ये सब पे करूंगा। इन सबको पे करने के बाद फिर वो मेरी गाड़ी बिकेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो मेरी कॉस्ट बेसिकली 30 लाख रुपए। आ रही है बात समझ में? फिर मैंने कहा सर NRV क्या होता है? NRV के लिए आपने लास्ट वाले लेक्चर अगर चाहिए हो आप रिवाइज करके देख लीजिएगा। NRV में आपके पास क्या आता है सर? NRV आपके पास बेसिक एक फंक्शन है, और वो फंक्शन ये है कि सर आपने एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस में से एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया सर? माइनस। तो आपके पास जो उसका फाइनल आंसर आता है उस आंसर को आप बोलते हैं NRV। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास क्या होती है? इन दोनों में से कोई भी चीज आपके पास कोई भी लोअर हो उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं। मैंने आपको कल जहां तक का काम कराया था, मैं जरा वो आपको लास्ट क्लास दोबारा से याद दिला रहा हूं। सर मैंने कहा इन्वेंट्री वैल्यूएशन की हमने लास्ट क्लास में बात की। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने कहा सर पहले 3 मेथड्स हुआ करते थे, फीफो, एफको और लीफो। अब सर कितने मेथड्स हैं? अब आपके पास टोटल 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा आपके पास? फीफो। दूसरा मेथड कौन सा आपके पास सर? एफको। फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एफको इज एवरेज कॉस्ट मेथड। सही है, ये सारे आपके पास मेथड्स होते हैं। अब सर आज हम इन मेथड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक निकालनी है सर। उनमें आपने एक स्पेसिफिक डाटा है जिसको मैं आपको बोलूंगा सर आप उसको कॉपी कर लें। मैं एक डाटा है आपको कॉपी करवा रहा हूं, फिर उसके बाद हम वर्कबुक स्टार्ट करेंगे। सर एक डाटा आपके सामने मैंने रखा है, क्योंकि मैं आपको इसकी इनकम स्टेटमेंट भी इसी के साथ साथ ही ड्रॉ करके दे दूंगा, और इसी के साथ साथ ही मैं आपको बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन की समझा दूंगा। सर आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, आपने इस छोटे से क्वेश्चन को कॉपी करना है, दैट्स इट। जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्वेश्चन को कॉपी कीजिएगा, फिर हम आगे आपसे बात करते हैं क्वेश्चन में। सर ये डाटा के बने आपके पास, डाटा में आपके पास है सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, कॉपी कर लें। डाटा क्वेश्चन 1 का यही रहेगा, हम सिर्फ इसको चेंज करेंगे। बल्कि मैं शुरू में आपसे बोलता हूं, आप शुरू में हेडिंग ही ना डालो इसकी, आप सिर्फ ये क्वेश्चन कॉपी करो। जल्दी करिएगा बॉस, क्वेश्चन कॉपी कीजिए। मैं एक दफा आपके लिए क्वेश्चन रीड भी कर रहा हूं। सबसे पहले सर हमने कहा सर 10 जनवरी को हमने 10 यूनिट्स $30 के जो हैं वो बनाए। फिर हमने ये कहा सर मार्च में हमने 10 हमने बाय किए, परचेज किए बेसिकली। फिर हमने मार्च में 10 यूनिट्स हमने दोबारा बाय किए हैं सर। फिर हमने अगस्त में हमने 20 यूनिट्स दोबारा बाय किए। हम बाय कर रहे हैं यूनिट्स, लेकिन इसके दरमियान सर हमने यूनिट्स बेचे भी होंगे। तो बेचने का जो डाटा है वो आपके सामने गिवन है सर। जून में आपने 8 यूनिट्स बेचे हैं 50 के, और मार्च में आपने 24 यूनिट्स बेचे हैं 60 के। ये बेसिक क्वेश्चन है आपके सामने, यहां से आपको काम स्टार्ट करना है। ये कॉपी कर लीजिए।
आई होप सब कॉपी कर रहे हैं। जिसने कॉपी कर लिया काइंडली वो मुझे कंफर्म कर दे माइक पे कि सर आपने काम कॉपी कर लिया, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है, कॉपी कर लिया है तो। जल्दी जल्दी ज़रा खिजर, खिजर काम बहुत सारा है, तेज तेज। तुम लोग भी इंशाल्लाह बेटा ज़रा जल्दी जल्दी कॉपी करो, काम बहुत सारा है इसमें। इसमें इनकम स्टेटमेंट तक जाना है, नहीं जाएंगे तो क्लास बेकार है। जल्दी करो, इनकम स्टेटमेंट तक की बात करनी है। किसी से ले लो बेटा, कोई पेन दे दो इसको, किसी के पास एक्स्ट्रा बॉल पेन है, पेंसिल दे दो, ज़्यादा बेटर है। जल्दी करना इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी। आई होप चलें सबने कॉपी कर लिया। जल्दी जल्दी। कॉपी कर लिया सबने, डन। अच्छा मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं काम कराता जाऊंगा, सिर्फ मैं आपका चैट बॉक्स देख सकता हूँ, आपके थम्स अप मुझे नहीं नजर आएंगे। तो मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, आपने आज चैट बॉक्स में जाके यस लिखना है, तभी मुझे आपकी बात समझ में आएगी। ठीक है जी, चलें अब स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें दो मेथड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सर सॉल्व करने जा रहे हैं आज की क्लास में, हम सॉल्व करने जा रहे हैं सर फीफो को। स्टार्ट लें सर मेरे साथ साथ। सर फीफो का हम दो मेथड्स हैं फीफो को भी सॉल्व करने के, दो तरीके हैं सर। दो में से हम पहले वाले तरीके के ऊपर जा रहे हैं सर। हम ये कह रहे हैं सबसे पहले हम किस पे बात करेंगे सर, पीरियोडिक मेथड के ऊपर, फिर हम बात करेंगे परपेचुअल के ऊपर। हेडिंग डालिए सर पीरियोडिक मेथड की। हम सबसे पहले पीरियोडिक मेथड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन का मकसद क्या है? क्वेश्चन का मकसद ये कि क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना। क्वेश्चन का मकसद ये क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना। तो जब फीफो से हम बात करें तो उसका मतलब है जो यूनिट हमने सबसे पहले खरीदा हम उस यूनिट को क्या कर देंगे, सबसे पहले बेच देंगे। तो सर यहां से हम स्टार्ट करें अगर बात को करने की, तो पीरियोडिक को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं सर। पीरियोडिक को सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है, आपको सबसे पहले आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स होता है, आप उसमें प्लस करते हैं परचेजेस, माइनस करते हैं सर आप उसके अंदर से क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर ये फॉर्मूला तो देखा देखा सा है, फॉर्मूला कहां देखा आपने? किस कॉक्स का फॉर्मूला होता है सर, बिल्कुल सही। कॉक्स का अगर ये फॉर्मूला होता है तो सर आपने यहां लिखा कि आपके पास यहां क्या आएंगे, यूनिट्स। क्लोजिंग के भी आपके पास क्या हो जाएंगे, यूनिट्स। माइनस करेंगे परचेजेस के भी आपके पास क्या होंगे सर, यूनिट्स। और फिर ओपनिंग में भी आपके पास क्या आ जाएंगे सर, यूनिट्स। ये फॉर्मूला हो गया इसका, सही है। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन में देखना आपको ये कि क्वेश्चन में कोई ओपनिंग यूनिट्स हैं। मैं गया इस क्वेश्चन में वापस, सर इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग यूनिट्स नहीं है। पूरा क्वेश्चन देखिए, ऊपर से कोई ओपनिंग यूनिट्स की बात नहीं कर रहा। आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस ने या तो स्टार्ट ट्रेड अभी करना किया है या पिछला स्टॉक पूरा इसने बेच दिया था। सर मैंने यहां लिखा सर इसके पास ओपनिंग यूनिट्स हैं, तो ओपनिंग यूनिट्स आपके पास कितने के आ गए सर? ओपनिंग यूनिट्स आपके पास आ गए 10 यूनिट्स ओपनिंग, सही है। परचेजेस के यूनिट्स कितने आपके पास? 10। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मेरे साथ साथ काम कीजिए सर। 10 + 10 + 20 आपने ये यूनिट्स बाई किए, तो खैर कितने यूनिट्स हो गए जो आपने बाई किए? 40 यूनिट्स आपने बाई किए। यूनिट्स में बात हो रही है सर। क्लोजिंग यूनिट्स को मैंने सीएल लिख दिया, क्लोजिंग यूनिट सीएल है, पूछो इंशाल्लाह। ओपनिंग नहीं है, मैंने कहा ओपनिंग यूनिट्स क्वेश्चन में नहीं है, मैंने गलती से लिखा सर, ये ओपनिंग यूनिट्स क्वेश्चन में नहीं है सर। उसके बाद 40 आ गया सर। क्लोजिंग यूनिट्स की बात करें सर, जवाब दें क्लोजिंग यूनिट्स आपके पास, या आपने यूनिट सोल्ड कितने किए हैं? यूनिट सोल्ड आपके पास सर यहां से आएंगे कितने सर, 8, और यहां कितने आ जाएंगे 24 सर। इसका मैंने यहां लिखा सर मेरे यूनिट सोल्ड कितने आ गए सर, मैंने यूनिट्स कितने बेचे, 24 + 8 कितने हो गए सर, 32 यूनिट्स मैंने बेच दिए सर। अब जवाब दीजिए, अगर मैं फर्स्ट करो इस फॉर्मूले को इस तरह मूव कर दूं, अगर मैं ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है इस फॉर्मूले को मैं इस तरह मूव कर दूं जो मैं अभी आपसे करवाने जा रहा हूं सर, अगर मैं यूं मूव कर दूं इसको, फिर से बोल रहा हूं कि अगर मैं इसको यूं लिखता, यूनिट सोल्ड
माइनस करता मैं उसके अंदर से ओपनिंग इन्वेंट्री और प्लस कर देता सर मैं उसके अंदर और माइनस करता मैं उसके अंदर से परचेजेस। तो सर जवाब दीजिए मेरे पास का आंसर क्या आता? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऊपर वाले फॉर्मूले को मैंने मूव किया, ये जो ऊपर फॉर्मूला मैंने रखा है इस फॉर्मूले के मैंने मूव किया। अगर आपको ये फॉर्मूला बुक का ना समझ आए, अगर ये फॉर्मूला देखने में आपको कोई परेशानी हो रही है, बुक में ये फॉर्मूला है, अगर आपको ये फॉर्मूला देख के ना समझ में आए तो आप परेशान ना हो, आप यही फॉर्मूला यूज करें। और ये बात समझ में, ये ज्यादा आसान फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। सर अब जवाब दीजिए, अगर मुझे अब क्लोजिंग इन्वेंट्री अपनी निकालनी है तो कोई बता सकता है सर मुझे बच्चा, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आएगी सर आपके पास? 8। क्लोजिंग यूनिट्स आपके पास कितने हो गए सर? 8। 8 यूनिट्स बच गए। मैंने 32 यूनिट खरीदे, ओपनिंग मेरा 0 था, क्लोजिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स रह गए सर? 8। अब जवाब दें कौन से यूनिट मैंने पहले बेचे होंगे, जो मैंने सबसे पहले खरीदे होंगे या सबसे आखिर में खरीदे होंगे? तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाले यूनिट्स मेरे पास बच गए होंगे। सर लास्ट में मैंने कितने यूनिट्स खरीदे? मैं दूसरा एक हाईलाइट करूं सर इसको, सर लास्ट में मैंने सर ये यूनिट्स खरीदे। इन यूनिट्स की सर मेरे पास कॉस्ट कितनी है? सर इन यूनिट्स की कॉस्ट है मेरे पास 40, है ना। इन 20 में से 8 यूनिट बचे होंगे, क्योंकि पहले वाले तो मैंने इलाफ क्या किए होंगे, पहले वाले तो मैंने बेच दिए होंगे। तो सर 20 में से जो मेरे पास 8 बचे, अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालनी हो तो मैं लिखूंगा सर क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी आएगी, उसको अगर मुझे निकालना हो तो मैं कहूंगा 8 यूनिट्स, और इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डॉलर कितने के साथ? 20 के साथ। सर आंसर निकाल लीजिए इसका, $320 आई थिंक। चेक करें इसका यही आंसर आ रहा है। सर इसका आंसर आपके पास कितना आ रहा है? सर इसका आंसर आपके पास आ रहा है 160। श्योर है? सही है, चेक करें सर दोबारा से, आपने ये कितने का खरीदा है? इधर देखो, गलत कर रहे हो सब, इधर देखो, कितने का खरीदा है सर आपने? 20 का या 40 का? 40 का। तो यहाँ क्या आएगा, 40 या 60? 20। यहाँ क्या लिखेंगे सर? 40। आ रही है बात समझ में? जागो। 8 यूनिट्स को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मैंने सही लिखा था पहले। आंसर कितना आएगा सर आपके पास? 320। 40 है उसकी लास्ट कॉस्ट, 20 कहाँ से आया? 20 तो यूनिट्स है, 20 में से अब 8 बचे हैं। आ रही है बात समझ में रमीशा? अभी आगे चल रहा है, ये बेसिक है। अब चलें सर, यहां तक कर लिया आपने काम। ये आपने क्या बनाया फिर से बताया मुझे? फीफो का क्या? पीरियोडिक। महीने के आखिर में आपने एक बार बैलेंस निकाल लिया उसका। अब कल की क्लास इसने ली हुई, उसको याद आ रहा होगा सर, पीरियोडिक में सर ने कहा था महीने में एक दफा बैलेंस निकालते हैं, लेकिन परपेचुअल में क्या करते हैं? रनिंग बैलेंस मेथड होता है, हर लाइन के बाद एक बार बैलेंस निकालते हैं। अब सर इसी फीफो का दूसरा मेथड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सर हेडिंग डालिएगा सर मेरे साथ साथ। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल रहा हूं आपके साथ साथ। फीफो मेथड है आपके पास, मगर फीफो का मेथड है, लेकिन सर अब आप बात करेंगे किसके ऊपर? परपेचुअल के ऊपर। परपेचुअल के लिए ना एक चार्ट बनता है। परपेचुअल के लिए जब भी परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप करते हैं तो आप उसके लिए एक टेबल, एक चार्ट को क्रिएट करते हैं। सर चार्ट आप कैसे बनाएंगे देखें। सबसे पहले आपके पास एक कॉलम आएगा जिसका नाम होगा सर आपके पास डेट। सबसे पहले सर आपके पास एक डेट का कॉलम आएगा, फिर उसके बाद सर आपके पास एक कॉलम आएगा सर इसके अंदर रिसीव्ड का, एक कॉलम आएगा सर इसके अंदर आपके पास सोल्ड का, एक कॉलम आएगा सर आपके पास इसके अंदर बैलेंस का। सबसे पहले सर आपके पास एक कॉलम आएगा, मैं यहां लिखता हूं सर, सबसे पहले आपके पास एक कॉलम आएगा सर परचेज का, एक कॉलम आएगा सर आपके पास इसमें सोल्ड का या इशूड का, और सबसे लास्ट में आपके पास एक कॉलम आएगा किसका सर? लास्ट कॉलम आएगा आपके पास बैलेंस का। कॉपी कर लें सर इसको। ये पूरे पेज पे आप एक दफा में पूरा प्रॉपर्ली बनाएंगे।
सर कॉपी नहीं किया, हाशिम ने कॉपी नहीं किया। हाशिम कॉपी किया ये? बेटा साथ साथ काम करना है हाशिम। हाशिम कॉपी कर लिया? हाशिम, हाँ बिल्कुल, अभी बताता हूँ आपको रनिंग बैलेंस मेथड इसमें कैसे यूज़ करते हैं। हाशिम डन है, कॉपी कर लिया? तो वो क्यों रखेंगे जब आपके पास वो यूनिट बिक गए क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपकी लास्ट वाली कॉस्ट से आएगी ना। जो यूनिट आपके पास बचे हैं वो तो आपने 40 के खरीदे थे। डन? डन? अच्छा चले अब आ जाएं सर। सर अब आपके पास यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें, पहले तो मुझे पढ़ के बताइए आपके पास मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है। ईयर है आपके पास 2000 एंड क्या सर, 2005। इधर देखो इलाफ, क्या बैलेंस है आपके पास, 2005। फिर आपके पास मंथ क्या आएगा, मार्च। अच्छा, मार्च की फर्स्ट को अगर फर्स्ट करें आपके पास कोई बैलेंस होता, अगर मैं बोल रहा हूं आपको ओपनिंग बैलेंस होता, तो सर मार्च फर्स्ट को आप यहां पे लिखते और यहां सबसे लास्ट में आते आप, आपके पास जितने भी यूनिट्स होते उसको उसकी पर यूनिट कॉस्ट से आप क्या कर देते सर, मल्टीप्लाई। तो आपके पास सर इससे आ जाता इसका एक अमाउंट, यहां लिख दिया सर मैंने आके, इसका अमाउंट आ जाता डॉलर्स में। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, अगर ओपनिंग होता तो मैं यहां लिखता। अभी ओपनिंग नहीं है क्वेश्चन में, अभी ओपनिंग नहीं है तो मैंने आगे कोई बात नहीं की इसके। डन? यहां तक लिख लिया। उसके बाद देखें सर क्वेश्चन में, अब जाते हैं क्वेश्चन में। सर जरा सबसे पहले आते हैं, चेक करते हैं सर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। चेक करें सर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं सर, 10। 10 यूनिट आपने बाई किए हैं, कितने के बाई किए हैं, 30। सर मैं यहां गया, मैंने आके लिखा सर मैंने कुछ यूनिट्स बाई किए हैं, और किस डेट को किए हैं बताओ कि सर किस डेट को किए हैं, मार्च की, मार्च की फर्स्ट को। सर फर्स्ट को मैंने कुछ यूनिट्स बाई किए, कितने यूनिट्स बाई किए सर, 10। 10 यूनिट्स को मैंने कितने का बाई किया सर, फिर से बोलो, 30। 30 का बाई किया है, जनवरी में बाई किए। बोलो जो डेट लिखी हुई, मुझे तो किसी ने बताई, मैंने वो लिख दी, चैट बॉक्स में लिखा है मार्च, जनवरी है पहली। सर मैंने यहाँ के लिखा, तो बोलो ना बेटा, क्लास में बैठे हो क्या, आप देख नहीं रहे हो उस क्वेश्चन को। सर यहाँ लिखेंगे आके जनवरी, सही है जनवरी, जनवरी की फर्स्ट। अब बताइए आपने बाई किस डेट पे किया है, जनवरी फर्स्ट को ही। सर आपने जनवरी फर्स्ट को ही बाई किया है, सर मैंने यहाँ लिखा आके जनवरी फर्स्ट को आपने बाई किया। जवाब दें सर, अगर आपने 10 यूनिट्स बाई किए, $30 के बाई किए हैं, तो आप बैलेंस में कैसे ये बैलेंसेस आएंगे। सर आप लिखेंगे आपने 10 यूनिट बाई किए, $30 के बाई किए, इसका टोटल आपके पास कितना बन रहा है, इसका टोटल आपके पास बन रहा है सर 300। नहीं, बैलेंस में पूरा यूनिट्स के हिसाब से अलग अलग लिखना है, इसमें मुश्किल क्या बात है, जो वहां लिखा है मैंने उसका वहां टोटल लिखा है। डन? अब सुने सर गौर से, गौर से सब लोग जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये मेथड परपेचुअल मेथड जब भी बनेगा और जब भी ये चार्ट बनेगा, ये चार्ट सिर्फ कॉस्ट का बनेगा, मार्क कीजिए। कभी भी आप ये चार्ट बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट रखेंगे। नेवर यूज, मैं आगे लिख रहा हूं, नेवर यूज सेलिंग प्राइस, कभी भी आप सेलिंग प्राइस नहीं यूज करेंगे इसमें, क्योंकि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको हमेशा ये चार्ट बनाना है, आ रही है मेरी बात समझ में? कहा बेटा ये चार्ट ड्रॉ करना शुरू करो, 3-4 कॉलम्स हैं इसके, इस पे काम करना है। डन? अब जरा मेरी बात सुनिएगा, यहां जाते हैं सर इसके अंदर जरा पीछे क्वेश्चन में। अब मैं यहां आया सर, देखिएगा जरा गौर से, मार्च में आपने फिर यूनिट्स बाई किए और जून में आपने बेचे हैं। फिर से देखिए, आपने मार्च में बाई किए, कितने यूनिट्स बाई किए आपने, 10। 10 यूनिट्स कितने के बाई किए आपने, 34। सर मैं यहां गया, मार्च में यूनिट मैंने बाई किए। सुने, मेजॉरिटी बच्चों को गलती इसलिए होती है, वो यहां लाइन नहीं खींचते। बेटा जब भी कोई काम हो जाए तो सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप आगे यहां पे मेंशन करेंगे सर मार्च, मार्च की डेट आएगी आपके पास फर्स्ट, कितने यूनिट बाई किए हैं, 10। कितने के बाई किए हैं सर, 34। सही है। अच्छा, अब जितने भी यूनिट्स आपके पास हैं उनकी दो मुख्तलिफ कॉस्ट हैं। पुराने वाले की कॉस्ट कितनी है, 30, नए वाले की कॉस्ट कितनी है सर, 34। आप इनको अलग अलग रखेंगे, इंटू कर देंगे आप इसके अंदर, क्या इंटू कर देंगे आप, 30, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सर, 300। पुराने वाले को पहले रिपीट कर स्टैक्स बनाएंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं भाई, पुराने वाले को इसलिए लग रखेंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट अलग है। अगर मैं उसको इसके साथ मिला दूंगा तो या तो वो एवरेज हो जाएगा या तो मुझे फिर एक साथ बेचना पड़ेगा। मैं पुराने वालों को सबसे अलग रख रहा हूं, और ये बात समझ में, फिर मैं यहां लिखूंगा 10,
इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 34 से। सर जवाब दीजिए, इसका आंसर आपके पास कितना आ गया? 340। सर अगर आप चाहें तो फीफो में इसका टोटल करें। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसका टोटल ना किया करें, बल्कि यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, बस काफी है। अब आपके पास इतने यूनिट्स हैं। लाइन बहुत जरूरी है, बोलो मिस। नहीं, गाड़ी में। डन। हाँ बॉस, लास्ट वाला बताओ, मार्च के बाद क्या हुआ है? मार्च के बाद जून आया ना, जून में आपने यूनिट्स बेचे हैं। मैं दोबारा जाता हूं क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। सर मैंने जून में यूनिट्स बेचे हैं, मगर जो यूनिट्स मैंने बेचे हैं ना वो कितने हैं? 8 यूनिट्स। मैंने 8 यूनिट्स कितने के बेचे हैं? 50 के। अब 50 कोई चीज नहीं है। क्यों, क्या मतलब सर? 50 सेलिंग प्राइस है। सर सेलिंग प्राइस को हम इस चार्ट में यूज नहीं करते, ये बात समझने की है। हम सेलिंग प्राइस को इनकम स्टेटमेंट में यूज करेंगे, लेकिन जब भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल सॉल्व करेंगे तब हम ये सेलिंग प्राइस कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो फिर यहां क्या यूज करेंगे? सर देखें सुने, मैं आपको बताता हूं कितने यूनिट्स आपने बेचे हैं। पहले तो ये बताइए। 8 यूनिट्स बेच रहा हूं मैं यहां गया, मुझे मंथ बताओ दोबारा से खजर, मंथ क्या है? जून। जून की कौन सी तारीख है सर? 1। मैंने 1 जून को, देखो चेक करो क्वेश्चन में, मैंने 1 जून को कितने यूनिट्स बेचे? 8 यूनिट्स बेचे। यहां देखें मैंने लिखा कि 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। पहले मुझे बताइए किस में से बेचूंगा, पहले वालों में से या बाद वालों में से? पहले वालों में से। तो 10 में से मैंने 8 यूनिट्स बेच दिए। जवाब दिया, अगर मैंने 8 यूनिट्स बेच दिए तो सर इसका टोटल, इसको तो पहले मैं यहां लिख दूंगा 8 इंटू 30। अब 10 में से अगर मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूं, अगर मैंने 10 में से 8 यूनिट्स बेटा बेच दिए, 10 में से मैंने 8 यूनिट्स बेच दिए, तो जवाब दीजिए मेरे पास कितने यूनिट्स बच गए? 2 यूनिट्स किस हिसाब से बच गए सर? मेरे पास 30 से। तो जवाब दीजिए सर, मेरा इसका आंसर कितना आ गया? 60। अब आगे बढ़ते हैं सर। अगर मैं यहां 60 लिख रहा हूं तो अब मेरे पास दूसरे स्टैक के कितने यूनिट्स बचे हैं सर? दूसरे के तो पूरे बचे हैं 10। 10 इंटू क्या कर देंगे सर? 34। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सर? $340। आ गई बात समझ में? अब क्या करें सर? अब आपने यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। ड्रॉ कर दें सर लाइन। 40 यूनिट्स थे, 8 बेचे। 20 यूनिट थे, सॉरी, आपने 8 बेचे, तो इसका मतलब है पहले वाले 10 में से आपने 8 बेच दिए, बच कितने गए आपके पास? 2 यूनिट्स आ गए आपके पास। डन। आगे बढ़े। आप जवाब दें सर, अगस्त में आपने यूनिट्स खरीदे या बेचे? खरीदे हैं सर। मैंने यहां के लिखा सर, अब अगस्त की बारी आ गई सर, अगस्त 1। जवाब दें, अगस्त में आपने कितने यूनिट्स खरीदे हैं? 20। 20 कितने के खरीदे हैं सर आपने? 40। अब देखें, अब पहले के भी आपके 2 तरह के यूनिट्स मौजूद हैं। 2 कौन से? 2 इंटू क्या? 30 मौजूद है, जिसका आंसर आपके पास कितना है सर? 60। फिर सर 10 इंटू कितने आपके पास मौजूद है सर? 34। इसका आंसर आपके पास क्या मौजूद है? $340। और सर 20 इंटू $40, सर इसका आंसर आपके पास कितना मौजूद है सर? आपके पास का आंसर मौजूद है यहाँ पे 800। ये भी आंसर आपके पास मौजूद है। आ रही है बात समझ में? सर अब 3 मुख्तलिफ कॉस्ट के आपके पास 3 मुख्तलिफ स्टैक्स हैं इन्वेंट्री के। शुरू के कितने वाले बच्चे हैं? 2 यूनिट्स। फिर कितने यूनिट्स हैं आपके पास? 10। फिर आपके पास कितने यूनिट्स हैं? 20। हर दफा जब भी मैं किसी नई कॉस्ट पर इन्वेंट्री बाय करूंगा, मैं उसको अलहदा रखूंगा, फीफो इसको कहते हैं। आ रही है बात समझ में? आप जवाब दीजिए, उसके बाद क्या हुआ है? बेचा या खरीदा यूनिट? सर बेचा है यूनिट्स। कितने के यूनिट्स बेचे आपने? सर 24 यूनिट्स आपने बेचे। मैं दोबारा जाता हूं क्वेश्चन में, यहां जाके फिर देख लें। सर मैंने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 24। बेचे कितने के? 60 के। क्या 60 यहां यूज करूंगा? नहीं, 60 को छोड़ दूंगा। अब 24 यूनिट्स की बारी आ गई सर। 24 यूनिट्स पे काम करना है। डेट बताइए क्या है? नवंबर की 1 को सर मैंने ये यूनिट्स बेचे। सर कितने यूनिट्स बेचे फिर बोलो? 24। मगर सर यहां देखो, मैं 24 के लिए पहले तो ये 2 बेचूंगा, फिर सर ये 10 बेचूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा सर? फिर बाकी के कितने बेचूंगा? 12, ताकि मेरे 24 पूरे हो जाएं। तो सर इसका मतलब है मैं पहले वाले पे क्या यहां पे लिखूंगा? रीजनेबल आंसर इज 2 इंटू क्या कर दूंगा सर? $30 इक्वल्स टू आंसर जो आए। अगर आप इक्वल्स टू नहीं लिखना चाहते इसमें तो ना लिखें, कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ आप कितने स्टैक्स बेचेंगे सर? आप लिखेंगे 10 इंटू क्या कर देंगे? $34। फिर आपके पास लास्ट वाला क्या आएगा? 20 इंटू आप क्या कर देंगे सर? $40। सही ना? बोले सर क्या करेंगे लास्ट वाले में? 12 क्यों आएगा सर? 20 में से आप कितने बेचेंगे? 2 और आपने 10 बेच दिए, कितने बच गए? आपको टोटल यूनिट्स कितने बेचने थे? 24 में से अब तक आपने कितने बेच दिए? 12। अब बचे कितने आपके पास? 12 यूनिट्स आप यहां से बेचेंगे।
12 यूनिट्स आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? यहां के लिखेंगे सर 40 से। अब जवाब दें सर। अगर आपने ये 2 बेच दिए, अगर आपने ये 10 भी बेच दिए, अगर आपने इन 20 में से 12 बेच दिए, तो जवाब दें आपके पास क्या बचे? 8। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे सर आप किसके साथ? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ। आंसर चेक करें क्या आ रहा है सर। इसका आंसर आपके पास आ रहा है $320 सर। आपके पास का आंसर आ गया $320। तो मैंने यहां लिखा सर $320 सर। इसका आंसर आपके पास यहां ही आ गया। अब एक बड़ा अजीब सा सवाल है जो मैं आपको दे रहा हूं सर, देखें गौर से। इसका आंसर फिर से देखिए क्या आ रहा है, $320। मैंने यहां के देखा सर, यहां के बताइए सर। इसका आंसर यहां पे भी $320 आ रहा था सर। तो हम इतना लंबा काम क्यों कर रहे हैं बेटा? मार्क्स की बात नहीं है, ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें मिस्टेक्स कम होंगी सर। आप बोलेंगे इसमें ज्यादा हो जाएंगी। परपेचुअल ना, परपेचुअल असल मेथड है, पीरियोडिक उसका वेरिफिकेशन है। आप पीरियोडिक से उसको वेरीफाई करते हैं सही या नहीं। लेकिन सुने, ऐसा फीफो में हो रहा है कि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। एफको में ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि एवरेज होता है। एवरेज के लिए हम बाद में बात को चेक करेंगे, एवरेज निकालते कैसे हम देखेंगे। पहले तो ये बताइए मुझे सब लोग, सारे लोग, गिव मी थम्स अप, थम्स अप अगर मुझे। बेटा आखिरी का कितने यूनिट्स मौजूद है हमारे पास? 40 ना, तो 40 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, लास्ट वाले ही बचे होंगे। आ रही है बात समझ में? बेटा थम्स अप करो अगर बात समझ में आ गई सब लोग। 12 बेटा, हाँ ऐड किया फिर माइनस कर दिया टोटल में से। 24 है ना? कितने यूनिट्स बेचने हैं? 24 सही है। चलें अब दोबारा से मैं चैट बॉक्स खोल रहा हूं, किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो क्वेश्चन कर सकेगा वहां पे। डन है। अब सर सुने सर, ये हमने एक मेथड किया, सुनो इलाफ, ये हमने एक मेथड किया सॉल्व। और कौन सा मेथड सॉल्व किया सर हमने? फीफो। अब सर हम सॉल्व करने जा रहे हैं एफ को। स्टार्ट में ही बता रहा हूं, इसके परपेचुअल और पीरियोडिक दोनों का आंसर सेम नहीं होता सर। यहां के मैंने इसके अंदर एक हेडिंग डाली, मैंने कहा सर आपके पास एवरेज कॉस्ट मेथड होगा। एवरेज कॉस्ट मेथड आएगा। लिखो भाई सब लोग, चलो भाई चलो बातें मत करो, चलो काम करते रहो। एवरेज कॉस्ट मेथड आएगा सर। सर एवरेज कॉस्ट में कुछ लोग ये गलती करते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ लोग ना ये गलती करते हैं। जब भी एवरेज कॉस्ट निकालने की बारी आती है तो वो फॉर्मूला तो सही लिखते हैं। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है सर? जब आप इसको टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें किसके साथ? टोटल किसके साथ? टोटल यूनिट्स के साथ, तो सर आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, राइट। अगर आप टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें। मैंने देखा है मेजॉरिटी लोग ये काम करते हुए गलती करते हैं। सुने, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए जरा क्वेश्चन देखें। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं आपने कितने यूनिट सबसे पहले खरीदे? चेक करें जाके सर, आपके पास लिखा हुआ है आपने 10 यूनिट्स खरीदे। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपने 10 यूनिट्स खरीदे 30 के, फिर 10 यूनिट्स खरीदे 34 के, फिर इंशाल्लाह आपने 20 यूनिट्स खरीदे कितने के? 40 के। सर मैंने जब यहां आके इसको मार्क करना है तो मैंने इसको ऐसे मार्क करना है, 10 इंटू कर दूंगा सर मैं 30, पहले मेरी कॉस्ट निकलेगी, फिर मैं प्लस कर दूंगा, फिर 10 यूनिट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? 34 के साथ, फिर मैं प्लस कर दूंगा सर मैं 20 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 40 के साथ। सर पहले इनका टोटल निकालेंगे, फिर सर इसको डिवाइडेड बाय कर देंगे आप टोटल यूनिट से। तो यूनिट्स कितने सर आपके पास? 10 प्लस 10 प्लस 20, तो ये 40 बनेगा आपके लिए। यानी आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि सर यहां एक आपके पास यूनिट है, एक आपके पास 10 यहां एक यूनिट है, और एक आपके पास 20 का यहां एक यूनिट है। और ये बात समझ में? सर इन सबको जरा प्लस करें मल्टीप्लाई करके, आंसर निकालिए। जल्दी करो बॉय, जल्दी करो, आंसर निकालो। इनकम स्टेटमेंट समझा दूंगा, समझ में आ जाएगी अभी, जल्दी से, जल्दी जल्दी। आंसर बताइएगा एवरेज कॉस्ट। सही है आंसर। ऊपर का न्यूमरेटर कितना आ रहा है? 14 40 डिवाइडेड बाय 40। सर आंसर एग्जैक्ट 36 आ रहा है या पॉइंट्स में आ रहा है? सर 36 आ रहा है। सर सुने, 36 तो मेरा आंसर आ गया। सुने जरा गौर से, मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। यहां देखें 36 की आपने पूरे क्वेश्चन में कोई चीज खरीदी है? पूरा क्वेश्चन चेक कर लें सर, 30 कॉस्ट है, 34 है या 40 है? 36 की तो कोई चीज है ही नहीं, तो उसका मतलब है सर रियल वैल्यू नहीं है। फीफो में रियल वैल्यू है, यहां रियल वैल्यू नहीं है, यहां एवरेज वैल्यू है। एवरेज तो दो चीजों का एवरेज होगा ना, तो ये तो इसकी एवरेज वैल्यू है, यानी आपने इसकी एवरेज वैल्यू या स्लैश मैंने लिखा एवरेज कॉस्ट निकाली, रियल नहीं है मगर। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिए, महंगा यूनिट किस में था?
पहले या अब? फीफो में महंगा है या अब महंगा है? पहले महंगा है। जाके देखिए क्लोजिंग स्टॉक को, देखिए वो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 से। यहां कितने से मल्टीप्लाई होगा, 36 से। तो महंगा कौन सा यूनिट हुआ, फीफो वाला। अब जरा इस पे थोड़ी सी बात बाद में करते हैं, पहले यहां जल्दी से ये सॉल्व करते हैं। सुने सर, आपको अभी अभी मैंने ये समझाया था, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्या कर देंगे सर, क्लोजिंग। इससे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉग्स या यूनिट सोल्ड। ओपनिंग यूनिट्स आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है, 0। परचेज यूनिट्स आपके पास कितने हैं सर, इसके 40। क्लोजिंग आपके लिए सर क्या है, क्लोजिंग आपके लिए सर एक्स है। और सर कॉग्स यानी सीओजीएस या यूनिट सोल्ड आपके पास कितने हैं सर, 32। सर जवाब दीजिए, क्लोजिंग की वैल्यू कितनी आएगी, क्लोजिंग की वैल्यू आएगी सर इसकी 8। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लोजिंग की वैल्यू कितनी आ रही है सर, 8। अब सर अगर मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो मैं कहूंगा 36 मेरी कॉस्ट है एवरेज, तो मैंने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 यूनिट्स को। सर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, 36 मल्टीप्लाई बाय 8 यूनिट्स कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 288। 288 आंसर है मेरा। किस मेथड का, मैं दोबारा बोलूं, ऊपर जाइए, हेडिंग के साथ साथ लिख दीजिए सर ये इसका कौन सा मेथड है, सर ये इसका पीरियोडिक मेथड है। आ रही है बात समझ में, हमने पीरियोडिक से सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को हमें किससे सॉल्व करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को हमें परपेचुअल से सॉल्व करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, आगे काम करते हैं सर इसका, बिल्कुल आराम से कॉपी कर लीजिए, जल्दी कोई नहीं है। डन, कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया सबने, गिव मी थम्स अप अगर आपने काम कर लिया तो। डन। अब सुने सर, यहां देखें मेरी बात सुने सर, अब इसी का, इधर सुनो भाई सब लोग, इसी का अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, अब इसी चीज का हम सॉल्व करने जा रहे हैं सर, एफको का परपेचुअल। हेडिंग डालिए सर मेरे साथ साथ। अब हम इसी का सर परपेचुअल मेथड सॉल्व करेंगे। परपेचुअल का सर मतलब होता है, आपके पास सबसे पहले क्या आता है सर, डेट। फिर आपके पास सर दूसरा कॉलम किसका आएगा सर, परचेज का। फिर आपके पास कॉलम किसका आएंगे सर, फिर कॉलम आएंगे आपके पास सोल्ड के। और सबसे लास्ट में आपके पास कॉलम आएगा सर बैलेंस का। चलें सर अब स्टार्ट लेते हैं। सुने सर, एवरेज में और फीफो में क्या फर्क है, यही डिफरेंस होगा। टेबल देखें दोनों का सेम है। सर स्टार्ट लें, सबसे पहले सर हम यहां लिखेंगे आगे 2000 एंड क्या आएगा आपके पास 5। 2005 में आपके पास आएगा जनवरी 1। जनवरी 1 में अगर कोई बैलेंस होता तो मैं यहां लिखता यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय क्या लिखता, पर यूनिट कॉस्ट, और उससे सर आंसर निकाल लेता एक सर्टेन अमाउंट। और सर यहां पे आके सबसे पहले इस बैलेंस की एक लिख के लाइन खींच देता, अगर होता तो। जल्दी करो, साथ साथ काम करो। अगर बैलेंस होता तो मैं सबसे पहले यहां एक बैलेंस लिख के इसकी लाइन ड्रॉ कर देता। अब स्टार्ट लेता क्वेश्चन। क्वेश्चन बताएं सर, जनवरी 1 को आपने कुछ बाय किया है? यस सर, क्या बाय किया है? 10 यूनिट्स। यहां देखिएगा सर, 10 यूनिट्स आपने बाय किए हैं। कितने के बाय किए हैं सर? 30 के। सर यहां लिखेंगे आके, अब आपके पास पुराने तो कोई यूनिट्स है नहीं, तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ सर, 30 के साथ, इक्वल्स टू सर इसका आंसर 10 इंटू 30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 300। सर यहां तो कोई फर्क ही नहीं है, यही तो सेम बात हमने वहां भी की है। फर्क पड़ेगा जब दो कॉस्ट अलग अलग हो जाएंगे, फर्क बिल्कुल पड़ेगा। अब यहां से सुने, आगे बढ़े क्वेश्चन में। सर उसके बाद जनवरी 1 के बाद देखिए आपने कब बाय किया है, फेब में या मार्च में? मार्च में आपने कितने यूनिट्स बाय किए हैं सर? मार्च में आपने 10 यूनिट्स बाय किए, इनटू कर देंगे आप कितना सर, 34। अब सुने, अब जरा मसला है, कोई मसला उसको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले आपको एक एक्टिविटी करा दी है। 10 यूनिट्स पहले लिखते हैं सर, डॉलर्स के अंदर क्या लिखते हैं, 30, इक्वल टू सर यहाँ पे क्या लिखते हैं आप आगे सर, 300।
फिर सर आप लिखेंगे $10 करेंगे सर आप, इसके बाद यहाँ पे 34 इक्वल्स टू आंसर आपके पास क्या आएगा इसका 340 आ गया। अब सुने, लाइन नहीं खींचनी, लाइन पहले यहां खींचनी है जहां मैंने खींची है बॉक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन यहां खींचनी है आपको। अब आप क्या करेंगे सुने, सबसे पहले आप इन दो चीजों को प्लस करें, 300 और 340 को आप प्लस कर लें, आंसर कितना आ गया आपके पास 640। स्टेप याद रखिएगा, 10 और 10 को प्लस कर लें, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 10 और 10 को प्लस करेंगे आंसर आपके पास क्या आएगा 20। अब 640 को सर आपने किससे डिवाइड करना है, 640 को आपने डिवाइड करना है 20 से। सर क्यों, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आ रहा है इसका 32। सर ये 32 में कहां से लाया, एवरेज, 640 डिवाइडेड बाय 20, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, टोटल कॉस्ट क्या है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, आंसर आ गया 32। तो 32 एग्जैक्ट आंसर मैंने इसके सेंटर पे रख दिया। पहले तो गिव मी अ थम्स अप, आपको मेरी बात समझ में आई, एवरेज में एक लाइन बढ़ गई, बस ये बात समझ में आई, एवरेज में एक लाइन बढ़ गई, हमने एवरेज किया चीजों का, डन। अब सुने, एवरेज परपेचुअल का ज्यादा आसान होता है, आप मेरी बात को गौर से सुने, परपेचुअल का एवरेज ज्यादा आसान होता है, पीरियोडिक परपेचुअल के अंदर, परपेचुअल में अगर आप फीफो से सॉल्व करें जरा सा कॉम्प्लिकेटेड है वो, क्योंकि आपको इस बात का ख्याल रखना था बेचते पे कि पहले कौन से खरीदे तो पहले वो बेचूं, है ना, ऐसा ही। एवरेज में नहीं रखना आपको, एवरेज में आपको इस बात का ख्याल नहीं रखना कि आप पहले कौन से यूनिट बेच रहे हैं, आप एवरेज है किसी को भी बेच दें पहले। तो अब देखें एक आसानी, देखें देखें गौर से सुने भाई, इधर देखो तुम लोग ना, मेरी बात सुनो सर, एवरेज में ना एक आसानी है। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बिके, चेक करो जाके, जून में शायद आपने यूनिट्स बेचे हैं, कितने यूनिट्स बेचे हैं सर, 8 यूनिट्स बेचे। अगर ये 8 होते, अगर मैं बात करता किसका, फीफो की बात करता, तो याद है ना आपको, मैं फीफो में कहता कि पहले वाले 10 में से बेचो, यहां ऐसा नहीं है, यहां इन 20 में से ही आप कितने यूनिट्स बेच देंगे, इसी में से आप 8 यूनिट्स बेच देंगे। अब अलग अलग तो है नहीं यूनिट्स, तो 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सर, याद रखिएगा सेलिंग प्राइस का यहां कोई काम नहीं है, यहां क्या लिखेंगे 32। जवाब दें सर, आपके पास यूनिट्स कितने आएंगे 12, आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर 32 से, 10 12 और 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर चेक कीजिए क्या आंसर आ रहा है सर आपके पास 380। यहां मैंने सर लिखा आके, यहां मैंने लिखा सर इसका आंसर आ गया 384। फिर से समझाइएगा सर, आसान सी बात, आपके पास कितने यूनिट्स थे इससे पहले, ट्रांजैक्शन से पहले 20 में से आपने कितने यूनिट्स बेच दिए, 20 में से सर मैंने 8 यूनिट्स बेच दिए। फीफो की तरह मुझे मुश्किल नहीं हुई, मैं ये देखूं मैंने कौन से पहले खरीदे थे कौन से बेच रहा हूं मैं, ये नहीं देखना, बल्कि आपके पास 20 यूनिट्स थे, उन 20 यूनिट्स में से ही आपने क्या किया, उन 20 यूनिट्स में से आपने 8 यूनिट्स बेच दिए, तो बच कितने का है आपके पास 12 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी 32। सर यहां तो स्टैक बना ही नहीं, नहीं ना, यहीं तो स्टैक नहीं बनेगा, ये आसान है, एवरेज आसान है। 32 इसकी लास्ट की कॉस्ट है ना, जो इसकी एवरेज कॉस्ट है वही लिया, एवरेज कॉस्ट ही लेनी है, अब ये सब एवरेज कॉस्ट पे चलता रहेगा। अब आ गई बात समझ में सर, इसके बाद बताइए, जून के बाद बताइए क्या है सर आपके पास क्वेश्चन में, मन तो देखो वहां क्या है। अगस्त में आपने खरीदा है सर, सर डेट बताइए अगस्त 1, और कितने यूनिट्स आपने बाय किए हैं 20 यूनिट्स आपने कितने के बाय किए हैं सर 40। अब जवाब दें सर, अगर मैंने ऐसा किया तो पुराने यूनिट्स कितने हैं मेरे पास 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर, मैं 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितने से 32 से। सर जवाब दीजिए, अगर मैं इसको 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब देखें आगे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है सर, आगे आंसर आ रहा है मेरे पास डॉलर क्या 384। अब मेरे पास कितने यूनिट्स हैं 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या लिखा है यहाँ पे आगे 40। सर 20 इंटू 40, आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है आपके पास $800। सर अगर मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं, लाइन ड्रॉ करके अब यहाँ पे लिखूं सर 12 और 20 को ऐड कीजिए, आंसर बताइए क्या बन रहा है 32। सर यहाँ मैंने आगे मेंशन किया, इसका आंसर आपके पास बन रहा है सर 32। सर जवाब दीजिए, इनटू मैंने कर दिया, इनटू क्या करूं सर, इक्वल्स टू, बीच वाली फिगर तो नहीं लिखेंगे ना, वो तो एवरेज करके लिखेंगे, 384 और 800 को ऐड कीजिए 1184। अब 1184 को 32 से आपने क्या कर देना सर डिवाइड, मैं रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल सही है सर, आपने इसको इस वैल्यू से क्या कर देना डिवाइड, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सर इसका $37। जवाब दें सर, अब आपके पास कितने यूनिट्स बिक रहे हैं, इसके बाद नवंबर में यूनिट्स बेच रहे हैं आप। अब देखें सर, जब नवंबर मैंने स्टार्ट लिया, नवंबर 1,
तो नवंबर 1 को मैंने 24 यूनिट्स बेचे, याद है ना पिछली बार वाली में कितनी कॉम्प्लिकेशन थी, पहले 2 बेचे फिर 10 बेचे फिर 12 बचे, इसमें नहीं है, इजी 24 बिक रहे हैं 24 बेच देंगे, 32 में से माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा था 32 में से आप इस 24 को क्या कर देंगे सर माइनस, मल्टीप्लाई किया सर मैंने, यहाँ लिखा है इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है 37। सर अब यहाँ देखिएगा मैजिक है सर, यहाँ देखिएगा सर मैंने लिखा 8 यूनिट्स इनटू डॉलर क्या करेंगे सर 37, आंसर निकालिए 296, और 296 किसकी बेस पे आ रहा है 37 की। हालांकि यहां देखें अगर आप पीछे जाएंगे ना और पीरियोडिक चेक करेंगे अपना, चेक कीजिए जाके पीरियोडिक का आंसर, सर पीरियोडिक का आंसर आपका 37 नहीं 36 पे था, और अब आपका आंसर कितने पे आ रहा है 37 पर। तो वैसे ही $1 का फर्क पड़ गया सर, ये डॉलर का फर्क इंपैक्ट डालेगा आपके बिजनेस में, और ये बात समझ में, यानी हमने ये बात की कि एवरेज का पीरियोडिक और परपेचुअल इस पे फर्क, सर परपेचुअल और पीरियोडिक में फर्क होता है कॉस्ट में, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है और वो स्ट्रेट एवरेज है, वो वेटेड एवरेज है। मूविंग एवरेज समझते हो ना, पहले एक एवरेज निकाली फिर उसके बाद एवरेज निकाली तो एवरेज पे फर्क पड़ेगा, वहां हमने स्ट्रेट एक टोटल की एवरेज निकाली है तो उस पर फर्क है। वो $36 पर यूनिट प्राइस दे रहा है और ये आखिर में आके कितनी प्राइस दे रहा है 37, विच इज लाइक मोर क्लोज टू रियल। रियल के करीब तरीन कौन सा है, ये वाला 40 के करीब, ये 40 रियल है। आखिरी जो आपके पास यूनिट बचे हैं वो आपने 40 के खरीदे, ये ज्यादा आपको करीब तरीन वैल्यू दे रहा है। खैर करीब की तो कोई बात ही नहीं है। अब सुने सर जरा मैं आपको ना एक कंपैरिजन कराऊं, आई होप सो सबने लिख लिया, ये डन, सबने कर लिया डन भाई, मुझे गिव मी अ थम्स अप। इसके बाद ना मैं जरा आपको इनकम स्टेटमेंट का एक चीज दिखाने जा रहा हूं, डन, वेरी गुड। सर सुने अब हमारा काम जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, एक इनकम स्टेटमेंट हमें सर इसके साथ साथ बनानी है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये काम ना किसी ने भी अपनी वहां क्लासेस में नहीं किया हुआ, और अगर किया हुआ भी तो सिर्फ मैंने एक हाइब्रो के बैच को पढ़ाया हुआ है, बाकी किसी भी बैच को नहीं पढ़ाया मैंने, लेकिन फिर भी जरा देखिए सर, पहले तो अभी देखिए फिर ड्रॉ कीजिएगा। सर मैंने बीच में से पेज को बाइफिकेट किया जानबूझ के, और मैंने क्यों बाइफिकेट किया सुने, ताकि मैं दोनों का, पीफो का और एफको का, दोनों का आपको कंपैरिजन साथ साथ करा सकूं। मैंने यहां लिखा सर आपके पास एफको का कंपैरिजन साथ साथ होगा, सही है सर। साथ साथ हम इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे सुने, हम पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले तो यहां पे 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे, यानी हमारी इनकम स्टेटमेंट 2 कॉलम की होती है तो हम यहां पे आके 2 कॉलम्स बनाएंगे। इसी तरह सर हम एवरेज में भी यहां पर आके 2 कॉलम्स यहां पे ड्रॉ करेंगे सर। यहां भी मेरे पास 2 कॉलम्स आ गए, यहां भी सर मेरे पास 2 कॉलम्स आ गए, मैंने दोनों कॉलम्स यहां पे ड्रॉ किए। अब सुनिएगा सर जरा गौर से, यहां सबसे पहले आपके पास क्या आएगा सेल्स, यहां भी आपके पास सबसे पहले क्या आएगा सेल्स। पूरे क्वेश्चन में पहली दफा सेल्स आप यहां यूज करेंगे, समझ में आई बात। पीछे जो हमने टेबल सॉल्व किया जवाब दीजिए, उसमें सेल्स वैल्यू से किया या कॉस्ट से, फिर किससे सॉल्व किया है सेल्स कॉस्ट से। सेल्स की तो प्राइस हमने यूज ही नहीं की, अब करेंगे। यहां देखें पहले आपने कितने यूनिट्स बेचे 8 आपने कितने के बेचे 8 आपने बेचे कितने के 50 के, ऐसा ही है। और फिर आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं सर, फिर आपने यूनिट्स बेचे हैं 24, और वो कितने के बेचे हैं सर 60 के। चेक कर लीजिए ये लिखा है सोल्ड में, सोल्ड का कॉलम चेक कर लीजिए यही वैल्यू है सर। जरा इन दोनों वैल्यूज को आपस में आप क्या कर देंगे सर प्लस, सर जरा इन वैल्यूज को आपस में प्लस कर दीजिए। वैल्यूज को प्लस कीजिए मल्टीप्लाई करके, 8 इंटू 50, 24 इंटू 60। देखो भाई ये काम की चीज पढ़ा रहा हूं, देखो 1840 सर, इसका आंसर आ रहा है आपके पास 1840। तो सेम आंसर सर आपके पास यहां भी आ जाएगा 1840। सर दोनों तरफ मेरे पास सेम आंसर आ गया, मैंने यहां लिखा आगे लेस किया मैंने सर इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स। इधर भी सर मैं आऊंगा, यहां भी मैं मेंशन करूंगा सर, आएगा आपके पास क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स। जूम कर लीजिएगा, आपके मैंने स्क्रीन पे ऑप्शन ऑन कर दिया, आप जूम कर सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं। अगर आपको लिखने में पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो तो सर आप इसको जूम कर सकते हैं। सर मैंने यहां लिख दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहां भी लिख दिया सर मैंने आगे इसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स, डन। अब सुनिए सर इसके बाद आपके पास यहां पे क्या आएगा, इसके बाद यहां पे आएगा सर आपके पास ओपनिंग, और मैंने यहां के मेंशन किया कौन सा ओपनिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन चेक करें सर, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री अब कितने से आएगी सर, ओपनिंग इन्वेंट्री इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं है, तो मैंने सर यहां के मेंशन किया ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में सर मेरे पास गिवन नहीं है, मैंने यहां डैश डाल दिया, सही है। अब जरा परचेजेस को ना मैं थोड़ा सा बीच में लिख रहा हूं, वजह बताता हूं क्यों, मुझे कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है। परचेजेस आएंगी कैसे क्वेश्चन में, परचेजेस क्वेश्चन में ऐसे आएंगी, चेक करें।
सर परचेजेस के लिए आप खोलेंगे क्वेश्चन, ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, परचेजेस निकालनी है तो इसका मतलब है परचेजेस कहां है, परचेजेस यहां है, 10 इंटू 30, 10 इंटू 34, 20 इंटू 40, ये सारी परचेजेस है मेरी। तो मैं सर जब यहां आके इसके अंदर मेंशन करूंगा परचेजेस के कॉलम के अंदर, तो मैं यहां के लिखूंगा सर परचेजेस के लिए मैं यहां मेंशन करूंगा ब्रैकेट में, पहले क्या आएगा मेरे पास 10 इंटू क्या 30, फिर इसको मैं प्लस कर दूंगा, फिर क्या आ जाएगा 10 इंटू क्या आ जाएगा सर 10 इंटू 34, फिर क्या आ जाएगा सर मेरे पास 20 इंटू क्या आ जाएगा सर 40। सर इन सबको मैं क्या कर दूंगा प्लस, प्लस कर दें सर इसको, सर इसका आंसर आ गया आपके पास 1440, सही है, परचेजेस लिख दी मैंने। सेम आंसर सर मेरा यहां भी आ जाएगा 1440। सर क्यों, उसमें क्यों सेम क्यों होगा बेटा, परचेजेस तो आपने दोनों में सेम किए है ना, परचेजेस तो दोनों में सेम है, ये थोड़ी है कि आपने किसी एक में परचेज किए दूसरे में नहीं किए, दोनों में सेम है। अब क्या करेंगे सर, अब आप सर इसके बाद इसमें निकालेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक, सर यहां आएगा फर्क, असल सारा फर्क क्लोजिंग स्टॉक का है। सर मैंने यहां के मेंशन किया, यहां मैंने आके लिखा सर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क आएगा। सर वो कैसे, अगर मैं फीफो की बात कर रहा हूं तो फीफो के 8 यूनिट्स हैं, मगर आखिर में कितने के बचे हैं 40, चेक कर लें इतने के ही हैं। परपेचुअल मेथड देखिएगा, परपेचुअल का सबसे लास्ट देखिएगा, आपके पास आंसर इसका 8 इंटू 40 आ रहा होगा। सर आंसर कितना आ गया आपके पास, आंसर आ गया आपके पास 320 है ना, आंसर कितना आ गया आपके पास सर 320। 1440 में से 320 को आप क्या कर देंगे माइनस, 1440 में से 320 को माइनस कर दें तो आपके पास एक आंसर आएगा। फिर यहां सर गया मैं, यहां सुने, यहां भी इसी तरह मैंने 10 इंटू क्या कर दिया 30, यहां मैंने लिखा सर 10 इंटू क्या आ जाएगा सर मेरे पास 34 प्लस, और फिर 20 इंटू मैं यहां क्या कर दूंगा सर 40, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं इसको, ये मैंने लिखा। उसके बाद आप इसमें से क्या करेंगे क्लोजिंग, जवाब दो भाई सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री सर कितने कितने यूनिट्स की है मेरे पास 8, लेकिन मल्टीप्लाई पे क्या करूंगा 37, आंसर निकाल लें 296 आएगा शायद, 296 आंसर आ गया। सर जरा 1440 में से 320 को माइनस करें, 1120 मैंने यहां से माइनस कर दिया, तो आंसर सर मेरे पास यहां क्या आ जाएगा, यहां आंसर आ जाएगा सर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, इसको माइनस करें 7, इसको माइनस करें 1440 माइनस 296 1144, सर इसको भी माइनस कर दे यहां से 696, इसका आंसर आ गया आपके पास 696। 696 आपके लिए क्या है सर, 696 आपके लिए यहां पे है सर ग्रॉस प्रॉफिट। सर जरा जवाब दीजिए मुझे, क्या दोनों क्वेश्चन को गौर से देखें सर, दोनों को गौर से देखें, आपके सामने मैंने इसीलिए इसको कंपैरिजन करवाया, दोनों को जरा गौर से देख के ये बताइए सर कि क्या दोनों की सेल्स में फर्क है, दोनों की परचेजेस में फर्क है, लेकिन दोनों के ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क है। क्यों, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क होगा, सिर्फ क्लोजिंग में नहीं ओपनिंग में भी फर्क होगा, ओपनिंग भी डिफरेंट रेट से होगा। तो सर इसका मतलब है जब ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और आप फीफो या एफको से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके प्रॉफिट में फर्क आएगा, आया ना फर्क, किसका प्रॉफिट ज्यादा है फीफो का या एफको का, इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका क्लोजिंग स्टॉक महंगा है। अच्छा अब इस रूल को मैं लिख के दे रहा हूं आपको, एक रूल लिख के दे रहा हूं आपको, आपको ये रूल समझ में आएगा। सर हमेशा याद रखिएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ सर कि आप कि जब भी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होगी तब आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आई, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब चेक कर लें सर, यहां देखें इसी लॉ को यहां पे अप्लाई करें, देखें यहां देखें सर, इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ना, और इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है, जवाब दें प्रॉफिट किसका ज्यादा है, जिसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, जिसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। व्हेन द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर द प्रॉफिट विल बी हायर एज वेल, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा खासा काम कर लिया आपने। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में सैटरडे के दिन मिलेंगे 4:30 बजे, तो हम इसकी बुकलेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बुकलेट का इन्वेंट्री का क्वेश्चन नंबर 1। मैं यूजुअली बहुत कम जगहों पे ये एग्जाम्पल करा के स्टार्ट कराता हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम्पल करा के आपको स्टार्ट इसलिए कराया ताकि आपको बेहतर समझ में आए।
सैटरडे के दिन मिलते हैं, यहां से काम स्टार्ट होगा। थैंक यू। कल कोई क्लास नहीं, कल ऑफ है, कोई भी क्लास नहीं। नहीं ऐसा नहीं करेंगे फायजा, हम एवरेज वैल्यू यूज करेंगे। नहीं एवरेज की दो क्लोजिंग नहीं होगी, परपेचुअल वाली उसकी क्लोजिंग होगी फैज। सही है, चले भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।